अभी मैं आया हुआ हूँ पटना लॉ कॉलेज के काउंसलर आर्यन जी के पास, और अभी ये यूपीएसएफ के एक्टिव मेंबर भी हैं। बाकी ये बहुत तरह से काम भी कर रहे हैं। आज हम इनसे इंटरव्यू लेंगे और इनसे जानेंगे कि किस तरह से ये काउंसलर बने। और सबसे पहले तो आपका स्वागत है आर्यन जी आज के इस सेशन में। तो आज हम आपसे कई तरह का सवाल भी करेंगे, और हमारा पहला सवाल आपसे ये है कि आप यूपीएसएफ से कब जुड़े? पटना विश्वविद्यालय के पीजी छात्रावास में 2019 में जी आचार्य सिद्ध विद्यानंद अवधूत जी के द्वारा जी यूपीएसएफ के बैनर तले सुभाष चंद्र बोस की जयंती का मनाया जा रहा था। उसी दरमियान हम भी पटना विश्वविद्यालय में इसी हॉस्टल में रहते थे, तो आए तो उस प्रोग्राम में शरीक हुए। उसी दरमियान आनंद मारे और यूपीएसएफ का मेंबर बने। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो साल 2019 में यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जी का जयंती यहाँ पर मनाया गया था, और उसी दौरान ये यूपीएसएफ से जुड़े। अब हमारा अगला सवाल आपसे आर्यन जी है कि आपको यूपीएसएफ के बारे में सबसे पहले कौन बताए थे? यूपीएसएफ के बारे में बता ही देते हैं। उसी दिन चला पता आचार्य सिद्ध विद्यानंद अवधूत जी द्वारा प्रोग्राम हो रहा था, तो उस प्रोग्राम में हम भी शरीक हुए। तो उनके द्वारा बताया गया, पहला तो जानकारी नहीं थी यूपीएसएफ क्या होता है, लेकिन उन्होंने बताया यूपीएसएफ के बारे में बहुत डीपली बताया। करीब 2-3 घंटा उस पर मंथन चिंतन चला। उसके बाद हमको अच्छा लगा व्यक्तिगत रूप से, तो हमने। चलिए, बहुत अच्छा। बाकी अभी आप पटना लॉ कॉलेज के काउंसलर हैं, तो काउंसलर पद हासिल करना इतना ज़्यादा आसान तो होता नहीं है। बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, संघर्ष है, और बहुत सारे लोगों का दिल जीतना पड़ता है। तो इस मुश्किल काम को आप कैसे किए? देखिए, जब अगर आप सोच अगर आपका मजबूत रहेगा जी, और चरित्र आपका गुणवान रहेगा, तो बड़े से बड़े मुश्किल काम भी आसान हो जाता है। कठिनाइयाँ होती है, उससे घबराना नहीं चाहिए। फिर भी हमने बहुत सारे वर्क किए हैं कॉलेज में, कैंपस में। बहुत सारे लोग आपके अगेंस्ट भी हुए होंगे। नहीं, आपको बता दें कि हम निर्विरोध निर्वाचित हो गए। निर्विरोध निर्वाचित हुए, बहुत अच्छी बात है। और आप देख सकते हैं इनका कोई भी विरोध नहीं करा, मीन्स बिना किसी विरोध के आप चुनाव जीत लिए, और बहुत बड़ी बात है। तो अभी आप वर्तमान में पटना लॉ कॉलेज के काउंसलर भी हैं। बाकी हम एक सवाल पूछना चाहेंगे कि आप अभी यूपीएसएफ के एक्टिव मेंबर भी हैं, तो यूपीएसएफ में आपको सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगा, क्या सही लगा आपको यूपीएसएफ में कि आप यूपीएसएफ सबसे पहली बात बता दें कि पूरे भारत में यूपीएसएफ ही एक ऐसा संगठन है जो किसी भी राजनीतिक दल के अंदर काम नहीं करता है। ये एक स्वतंत्र है, और स्वतंत्र संगठन ही आम जनमानस के लिए और आम छात्र के लिए आवाज़ उठा सकता है। जी बिल्कुल, यहाँ पर किसी का कोई दबाव नहीं। और इनमें बहुत सारे बातें, इन्होंने प्राइमरी से लेकर विश्वविद्यालय तक की शिक्षा को मुफ्त करने की बात करते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं भारत में, उसका आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय है, और आर्थिक स्थिति के कारण ही शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाता है। अगर शिक्षा मुफ्त हो जाएगा तो फिर विकास तब जा करके होगा। बहुत अच्छा लगा आर्यन जी। और बाकी आपसे हम एक और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल करना चाहते हैं। और बाकी अब तक आपने जो कहा कि यूपीएसएफ आपको अच्छा इसलिए लगा क्योंकि यहाँ पर प्राथमिक से लेकर के यूनिवर्सिटी लेवल तक का शिक्षा फ्री होने की बात करी जा रही है। दूसरा है कि शिक्षा के बाद रोजगार की गारंटी। बाकी आर्यन जी, आप क्या सोचते हैं कि शिक्षा के बाद रोजगार मिलना ही चाहिए क्या? देखिए, जीविका उपार्जन के लिए तो रोजगार चाहिए ना। बिल्कुल। अगर आप गृहस्थ जीवन जी रहे हैं तो उसमें आपको पैसे की बहुत आवश्यकता होती है। तो यूपीएसएफ संगठन जो कह रहा है, तो इसमें आपको ये सब बात बिल्कुल एकदम सही लगा कि ऐसा होना ही चाहिए? सिर्फ हमको ही नहीं, भारत के हर एक नागरिक को यूपीएसएफ की इस बात से समर्थन करना चाहिए, क्योंकि वे उनके हित के लिए है। अगर आप शिक्षित हो रहे हैं और आप रोजगार नहीं मिल रहा है तो आप बेरोजगार रहिएगा, तो आप नहीं आप अपने परिवार का, ना अपने समाज का, ना अपने देश और राज्य का विकास कर सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा आर्यन जी। और सही बात है कि रोजगार तो मिलना ही चाहिए। आज के समय में बहुत सारे युवा जो कि बहुत ज़्यादा बेरोजगार हैं, दर बदर लोग भटक रहे हैं, तो रोजगार तो मिलना ही चाहिए शिक्षा के बाद। और आज के समय में जिस तरह से बेरोजगारी है, तो आप लोग तो अवगत होंगे ही क्या कि बेरोजगारी होने का कारण क्या है कि युवाओं के बीच में किसी के एक व्यक्ति के प्रति अंधभक्ति दिखाना। जब तक आप जागरूक नहीं होइएगा तब तक बेरोजगार की आलम बढ़ते जाएगा, क्योंकि आप पढ़ते नहीं हैं। पढ़ते इसलिए नहीं है कि आपको पढ़ाया नहीं जा रहा है। वर्तमान स्थिति जो है अभी भारत का, शिक्षा पैसा का हो गया। अब देख रहे होंगे बहुत सारे टीचर मतलब कोविड के समय में चमक गए, शिक्षा का व्यापार बना दिए। हम तो कहते हैं कि स्कूल और कॉलेज के टाइम में जितने भी प्राइवेट कोचिंग संस्थान उसको बंद करना चाहिए। जब वो बंद हो जाएगा तो सारे बच्चे सरकारी संस्थान में जाएंगे, और वहाँ जाएंगे
तो पढ़ेंगे। है क्या कि आप बड़े बड़े कोचिंग बन रहे हैं। उसी को कहा जाएगा समान शिक्षा। हाँ, समान शिक्षा कि मतलब चाहे वो एमपी का बेटा हो, चाहे वो रिक्शा चालक का बेटा हो, जब दोनों एक स्कूल में और एक बेंच पे बैठ के पढ़ाई करेगा, तब जाकर आप विकास की बात कर सकते हैं, उन्नति की बात कर सकते हैं, तरक्की की बात कर सकते हैं। आप पढ़ रहे हैं एसी वाले रूम में, अच्छी अच्छी फैकल्टी है आपके पास, और हम पढ़ रहे हैं एक गांव में वृक्ष के नीचे बोरा कहीं बिछा के। हाँ। होता है गांव में, गांव आप भी गांव से पृष्ठभूमि से जुड़े हुए लोग हैं, तो पता ही नहीं शिक्षा कितना कष्ट से लिया जा रहा है। और इतने संस्थान खुल गए हैं कि शिक्षण संस्थान सरकारी बंद हो रहा है, प्राइवेट का ओपनिंग होते जा रहा है। सही बात है। तो आर्यन जी, आपका सोच हमको बहुत अच्छा लगा, और वर्तमान में आप अपने कॉलेज के अंदर कई तरह का काम भी कर रहे होंगे, जैसे कि आप अभी कॉलेज के अंदर क्या क्या सब किए? देखिए, पटना लॉ कॉलेज में सीट की संख्या कम कर दी गई थी। जी। कम इसलिए कर दी गई कि यहाँ पे गरीब के बच्चा का एडमिशन, नामांकन अधिक होने लगा। जी। तो और सबसे कम फी में आपको लॉ की डिग्री पटना विश्वविद्यालय के पटना लॉ कॉलेज से प्राप्त हो जाता है। तो पटना यूनिवर्सिटी के अंदर आप लोग शुरुआती में आवाज़ उठाए होंगे इसके लिए। ये जब हम जो चुनाव जीते हैं इसी मुद्दा पे कि सीट बढ़ोतरी करेंगे, सीट एलएलएम और लॉ की जो सीट बढ़ोतरी है, उस मांग को लेकर हम चुनाव लड़े थे, जिसमें हमको बहुत समर्थन मिला। इन्हीं मुद्दे के कारण हमको निर्विरोध निर्वाचित होने में। चलिए, बहुत अच्छा आर्यन जी। अब आपसे एक और आखिर में जो लास्ट सवाल हम करने वाले थे, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था कि आप भविष्य में इस समाज के लिए क्या योगदान देना चाहते हैं, और उसके लिए वर्तमान में आप क्या कर रहे हैं? भविष्य में आप क्या चाहते हैं, क्या आपका विचार है, भविष्य में क्या करना है आपको? हम तो चाहते हैं कि जितने भी अभी नवयुवा पीढ़ी है वो यूपीएससी से जुड़े और यूपीएससी को पढ़े, और अपने अंदर एक गुणवान, चरित्रवान और नैतिकवान व्यक्ति का जो गुण होता है उसको प्राप्त करते हुए, और उस समाज में जो कुरीतियाँ फैली हुई है उनको दूर करने के लिए संख्या बढ़ेगा, तो हमारा देश समाज बहुत तरक्की करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और वर्तमान में उसके लिए आप कोशिश भी कर रहे हैं? वर्तमान में तो हम यूपीएससी के बारे में विश्वविद्यालय, कॉलेज में जाते हैं, या मीट टुगेदर किसी स्टूडेंट से होता है तो उसको बताते हैं कि तुम अदर संगठन से जुड़े हो, तो उनके आका होते हैं, वो तुमको आदेश देते हैं, तुम किसी भी सवाल को उठाओगे, अगर वो बोलेंगे नहीं ये मत करो, इस सवाल को छोड़ दो, तुमको छोड़ना पड़ता है। लेकिन यूपीएससी क्या है, ये स्वतंत्र है। बिल्कुल। कि आप हर एक छात्र के लिए, हर एक समस्या के लिए किसी से पूछना नहीं पड़ता है, आप बेधड़क अपने मन से उस सवाल को लेकर सड़क पे उतर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आर्यन जी। तो ये हैं लॉ कॉलेज के काउंसलर आर्यन जी, और इनके माध्यम से अभी अलग अलग जगहों पर यूपीएसएफ का काम भी किया जा रहा है। बाकी इनका सोच मुझे बहुत अच्छा लगा, और भविष्य में अच्छे तरह से समाज के सभी लोग जी सके, और खासकर अभी युवाओं को लेकर जितना ज़्यादा समस्या है, उन तमाम समस्याओं को लेकर ये काम भी कर रहे हैं, उनके समाधान को लेकर। और उम्मीद है कि आर्यन जी आप भविष्य में इसी तरह से काम करते रहेंगे। बाकी जिस तरह से इनके कॉलेज में एडमिशन को लेकर मुद्दा उठा था कि गरीब बच्चों के साथ अन्याय हो रहा था, यही ना? तो सीट अगर मान लीजिए यहाँ का फ़ी है 6,000 रुपया, जी। और 6,000 में मतलब कॉमन में रिक्शा चालक का बेटा भी लॉ कर सकता है, और चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी का सीट फी है 2 लाख 3 लाख, तो वहाँ का सीट बढ़ाया जा रहा है, यहाँ घटाया जा रहा है। मतलब क्या हुआ, वहाँ अमीर का बच्चा, वहाँ तो केवल अमीर का ही बच्चा जाएगा, और यहाँ कौन आएगा? गरीब का। गरीब का बच्चा। और हम भी किसान पृष्ठभूमि से रखते हैं, तो हम चाहेंगे ना कि किसान का बच्चा भी लॉ करे। और कॉलेजियम सिस्टम में कितनी मारामारी है, ये बहुत सारे युवा को पता नहीं है। वर्तमान समय जो युवा आता है, पढ़ता है, उसको पता है कि ऑनर्स कर लिए, हो गया, चलो अब बिहार पुलिस दरोगा की तैयारी करेंगे। इससे अधिक ऊपर उठ ही नहीं सकता सोच। जज बनना ही नहीं है, अच्छा एडवोकेट बनना ही नहीं है। इसीलिए हम चाहते हैं कि कॉलेजियम सिस्टम पे पढ़ार होना चाहिए। बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम आर्यन जी से मिलने के लिए आए हुए थे, और बहुत अच्छा लगा इनके साथ इंटरव्यू वीडियो शूट करके। बाकी अच्छा लगा आर्यन जी, और इस तरह से आप काम करते रहिए, और आज के युवाओं को आप जैसे लोगों की आवश्यकता है, इसी तरह से लोगों को प्रेरित कीजिए ताकि वो अच्छा काम करें। बाकी आप लोगों को भी आर्यन जी से अवश्य सीखना चाहिए कि किस तरह से समाज को आगे बढ़ाना है, किस तरह से समाज की युवाओं को अच्छा बनाना है, अच्छे रास्ते पर लेकर आना है। और इस समाज को केवल नैतिकवान युवा ही बना सकते हैं, और जो भी आज के समय में जो भी युवा है, उनको समझना होगा कि हमारा जो अगला उत्तरदायित्व है
वो उत्तरदायित्व यही है कि समाज को अच्छा बनाना है, समाज के सभी लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, कोई भी बेरोजगार ना हो, कोई भी दुखी ना हो, पीड़ित ना हो। क्या एक ऐसा ही समाज बनना चाहिए? समाज अभी जो वर्तमान सरकार बोलते हैं कि राम राज में क्या होता है? राम राज मतलब क्या है कि सारे लोग बराबर हो, बिल्कुल। कोई एक दूसरे पे आधिपत्य ना हो कि हम बड़ा हैं तुम छोटा हो, तुम ये करो, करना ही पड़ेगा। ऐसी समाज जहाँ रहेगा उस समाज में विकृतियाँ फैली रहेगी, और जब तक विकृतियाँ फैली रहेगी तब तक समाज विकास नहीं कर सकता है, तरक्की नहीं कर सकता है। तो आप ये कह सकते हो कि सद्विप्र समाज की स्थापना के लिए जो है सो आज के समय में नैतिकवान युवाओं की आवश्यकता है, और अधिक से अधिक नैतिकवान युवा यूपीएसएफ के बैनर तले आकर के काम करें। और बाकी आपको यदि यूपीएसएफ के बारे में जानना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है, आप इस फ़ोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, या फिर स्क्रीन पर भी आपको फ़ोन नंबर दिख जाएगा, तो आप उस पर भी संपर्क कर सकते हैं। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आर्यन जी अपना समय देने के लिए। चलिए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप बहुत दूर से चलकर आए हमारा इंटरव्यू लेने के लिए। जी बिल्कुल, आप इतना ज़्यादा एक्टिव हैं और इतना अच्छा से आप काम कर रहे हैं, ये बहुत खुशी की बात है। और हम लोग भी चाहते हैं कि समाज का कल्याण हो। आपके जैसे युवाओं को जब हम देखते हैं तो हमको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो हम चाहते हैं कि सिर्फ हम ही नहीं, हमारे जैसे लाखों युवा हो जाए तो और अच्छा लगेगा। सिर्फ एक से नहीं, हम चाहते हैं कि शाखाएं जैसे वृक्ष में बढ़ता है ना, शाखाएं, एक अगर गाछ हो, एक ही टहनी हो तो उस गाछ को देखने में अच्छा नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए हम चाहते हैं कि हम सिर्फ हम ही नहीं हो, लाखों करोड़ों युवा यूपीएसएफ के राह पे चले और समाज बनाए, नैतिकवान समाज बनाए, चरित्रवान समाज बनाए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बड़ों का आदर करे, छोटों से प्यार करे, यही यूपीएसएफ का मूल मंत्र भी है। बिल्कुल, तो बहुत अच्छा लगा। और अभी तक इनका आप देख सकते हैं क्या एक्सपीरियंस है। बाकी यूपीएसएफ संगठन से जुड़ने के बाद तो आपको बहुत सारे चीज़ों को सीखने का मौका भी मिला, बहुत कुछ पढ़ने का मौका मिला, सीखने का बहुत भी कुछ मौका मिला। पे मंथन किए। और सबसे बड़ा बात है कि एक व्यवहार कौशल और जो सम्मानपूर्वक होता है, मतलब रिस्पेक्ट करने की जो कला होता है, वो यूपीएसएफ सिखाता है कि बड़ों का सम्मान करना चाहिए, और सम्मान से ही समाज का विकास होता है। बिल्कुल। अगर आप सम्मान नहीं करते हैं तो फिर विकास अवरुद्ध हो जाता है। बहुत अच्छा लगा। तो आप इस इंटरव्यू को पूरा देखने के बाद मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ आपको सीखने को भी मिला होगा। और बाकी आर्यन जी का विचार कितना सही है ये तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा। मुझे बहुत अच्छा लगा। फिलहाल इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इस तरह से हम आपसे मिलते रहेंगे और भी नए नए युवाओं से जो कि समाज को अच्छा बनाना चाहते हैं, समाज के सभी लोगों को सुखी देखना चाहते हैं और सद्विप्र समाज की स्थापना करना चाहते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, मिलता हूँ अगले नए वीडियो में।